अस्सलाम वालेकुम। अगर आपका ताल्लुक बलूचिस्तान या फ़ाटा से है और अभी तक आप लोगों ने एचईसी की अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई नहीं किया तो हरगिज़ इस चांस को मिस ना करें। पाकिस्तान में कोई भी पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटी एचईसी से अगर वो रिकगनाइज्ड है और उसमें आप किसी भी प्रोग्राम के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप इस स्कॉलरशिप को वहाँ पर अवेल कर सकते हैं। चाहे वो फील्ड मेडिकल की है, इंजीनियरिंग की, कंप्यूटर साइंस की या इसके अलावा ह्यूमैनिटीज़ की या कॉमर्स की, आप इस स्कॉलरशिप को अवेल कर सकते हैं। अब किस तरह से अवेल करना है, क्या इसका क्राइटेरिया है, कैसे अप्लाई करना है, क्या इसकी फ़ी है, टेस्ट कैसा होगा, कब होगा, कैसे उसकी तैयारी करनी है, इन तमाम चीज़ों की बात इस वीडियो में मैं आपसे करूँगा। सबसे पहले बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। जो पहला पॉइंट यहाँ पर मेंशन है क्राइटेरिया में वो ये कि आपकी जो एज है वो 22 ईयर्स होनी चाहिए या उससे कम होनी चाहिए जिस टाइम पर आप अप्लाई करो। दूसरी चीज़ ये कि डोमिसाइल, आपका या आपके फादर का डोमिसाइल बलूचिस्तान या फाटा का होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। तीसरी चीज़, आपकी जो एजुकेशन है वो 12 ईयर्स की होनी चाहिए, मतलब एफ़ए, एफएससी या इसके इक्वलेंट आपके पास जो एजुकेशन है वो उस टाइम पे कंप्लीट हो। और जो उसके लिए मार्क्स रिक्वायर्ड हैं वो एटलीस्ट 60% है, क्योंकि मेरिट की बेस पे ये स्कॉलरशिप मिलेगी। तो एटलीस्ट जो मार्क्स हैं 60%, ऑब्वियसली जितने ज़्यादा होंगे उतना आपका चांस भी ज़्यादा होगा। फिर नेक्स्ट आ जाता है कि ये जो आपकी क्वालिफिकेशन है 12 ईयर्स की, जिस टाइम आप अप्लाई करो उस टाइम पे ये कंप्लीट होनी चाहिए, मतलब आपके पास उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपके पास वो भी रिज़ल्ट आना है तो फिर आप उसमें स्कॉलरशिप अवेल कर सको। नो, ये चीज़ आपको रिक्वायर्ड है कि आपके पास वो जो क्वालिफिकेशन है 12 ईयर्स की वो कंप्लीट हो। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे कि अप्लाई कैसे करना। अप्लाई करने का तरीका जो है वो ऑनलाइन है, मतलब आपके पास कोई ये नहीं है कि आपने फॉर्म फिल करके कोई सेंड करना। नो, आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। और जो वेबसाइट है जहाँ पर जाके आप अप्लाई करोगे मैं आपसे वो शेयर करने लगा हूँ, दैट इज़ hec.gov.pk/site/bf3। जब आप इसको ओपन करोगे तो आपके पास एक वेबसाइट के अंदर ऑप्शन आ जाएंगी जहाँ आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। और वहाँ पर पूरा एक मैनुअल शेयर किया हुआ है, हर एक स्टेप के बारे में बताया हुआ है कि कैसे आपने अप्लाई करना है, किस स्टेप पे क्या चीज़ अपलोड करनी है, क्या डिटेल्स देनी है। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर ये लिंक भी दे दूंगा और वो जो मैनुअल है उसका लिंक भी दे दूंगा, जिसके थ्रू आप स्टेप बाय स्टेप अपनी जो रजिस्ट्रेशन है उसको कंप्लीट कर सकते हो। हार्ड कॉपीज़ आपको नहीं रिक्वायर्ड अपने डॉक्यूमेंट्स की, कि डोमिसाइल या आपके जो एफएससी या एफए का सर्टिफिकेट है वो हार्ड फॉर्म में भी नहीं रिक्वायर्ड। अभी आपने सिर्फ उसको सॉफ्ट फॉर्म में, मीन्स उसको स्कैन अपलोड करना है। लेकिन अटेस्टेशन रिक्वायर्ड है। यहाँ पर उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि जो आपका CNIC होगा या फिर जवलाइन कार्ड जो होगा या आपके फादर का जो डोमिसाइल है, ये सारे के सारे अटेस्टेड होने चाहिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से। इसके अलावा जो आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी अटेस्टेड होने चाहिए रिस्पेक्टिव बोर्ड से, मतलब जहाँ आपका बोर्ड है वहाँ से ये अटेस्ट होंगे और आपने फिर उनको अपलोड करना है। हार्ड कॉपीज जैसे मैंने कहा नहीं रिक्वायर्ड। जो फ़ी है टेस्ट की वो 500 है और इसको आप वन लिंक के थ्रू सबमिट करेंगे। और ये नीचे मेंशन उन्होंने किया हुआ मेथड के वन लिंक के थ्रू कैसे आप करोगे। मोबाइल बैंकिंग के अंदर ये वन लिंक की ऑप्शन होती है और वहाँ पर आपके पास HEC का पोर्टल होगा और उसके थ्रू आप इस पेमेंट को सबमिट करवाएंगे। और फिर यहाँ पर उन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन किया हुआ है कि जब आप पेमेंट कर लें तो फिर आपने अपनी पेमेंट को HEC के पोर्टल पर जाके वेरीफाई भी करना है। एक बटन होगा, वेरीफाई करेंगे, आपकी पेमेंट वेरीफाई होगी और जब सारा फॉर्म कंप्लीट हो जाए, पेमेंट हो जाए, तो सबमिट का बटन दबाना नहीं भूलना। ये उन्होंने 2 दफ़ा मेंशन किया है कि लाजमी तौर पर आपने अपनी एप्लीकेशन को सबमिट भी करना है और उससे पहले अपनी पेमेंट को वेरीफाई भी करना है। तो ये सारा मेथड स्टेप बाय स्टेप, जैसे मैंने पहले कहा कि जो वेबसाइट है वहाँ पर एक मैनुअल की फॉर्म में है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, उसके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। अब आ जाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ जो मेंशन है इस स्कॉलरशिप से रिलेटेड। पहली बात उन्होंने ये की हुई है कि स्कॉलरशिप टोटली आपके पास मेरिट की बेस पे होगा और डिस्ट्रिक्ट के कोटा की बेस पे होगा। सेकंड पॉइंट उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि जो शॉर्ट लिस्टिंग है वो एकेडमिक क्रेडेंशियल्स, मतलब आपके जो एफए एफएससी के मार्क्स हैं उसकी बेस पर, और दूसरा जो आपका टेस्ट होगा इसका HEC का, जिसकी बात हम आगे करेंगे कि उसका क्या सिलेबस है, उसकी बेस पे होगा। तो ये मेरिट बेस होना है, आपके मार्क्स जो आपने एफएससी में स्कोर किए और साथ जो टेस्ट, जितने मार्क्स आपके ज़्यादा होंगे उतना आपका चांस भी ज़्यादा होगा इस स्कॉलरशिप को विन करने का। फिर जो टेस्ट का मार्क्स हैं वो एटलीस्ट 50% है पासिंग, जैसे एफएससी के अंदर आपके एटलीस्ट 60% होने चाहिए, टेस्ट के पासिंग जो मार्क्स हैं वो 50% है। फिर बलूचिस्तान और फाटा इन दोनों के लिए स्कॉलरशिप है तो 50-50%, मतलब 50% स्कॉलरशिप बलूचिस्तान और 50% आपके पास फाटा के लिए होंगी। नेक्स्ट पॉइंट जो मेंशन यहाँ पर किया है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो आपके पास रिजर्व सीट्स हैं, वो रिजर्व सीट्स आपको पता है कि हर एक
प्रोविंस के अंदर, हर एक इंस्टीट्यूट के अंदर होती हैं, याद रखिएगा कि वो सिलेक्टेड स्कॉलर्स के लिए होंगी। लेकिन अगर आप लेट से किसी मेडिकल की सीट पे जाते हो तो उस मेडिकल की सीट के लिए जो पीएमडीसी का क्राइटेरिया होगा वो अप्लाई उसके ऊपर होगा। मतलब अगर आप ये कहते हैं कि मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए एमडी कैट का टेस्ट ज़रूरी है, तो इसका मतलब है कि एमडी कैट का टेस्ट भी आपको क्लियर करना होगा, उसमें मार्क्स आपके अच्छे आने चाहिए। साथ ही साथ ये स्कॉलरशिप आपको हेल्प आउट कर रहा होगा उस सीट के अंदर ऊपर एडमिशन लेने के लिए। तो रिज़र्व सीट्स के ऊपर भी ये चीज़ अप्लाई होती है, लेकिन उस रिज़र्व सीट पे अगर पीएमडीसी का कोई आपके पास क्राइटेरिया है तो वो अप्लाई होगा। उस रूल एंड रेगुलेशन को आपने ख्याल रखना है, और वो मेनली यही होता है कि आपके पास जो प्रोविंस है, आपके पास वो डोमिसाइल हो, एक चीज़ वो पहले से आपके पास होगा। दूसरा, आपके पास पीएमडीसी का जो टेस्ट है एमडी कैट मेडिकल कॉलेजेस के लिए या बीडीएस के लिए, वो आप लोगों ने क्लियर करना होगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है कि अगर आप ऑलरेडी किसी मेडिकल या डेंटल कॉलेज में या किसी इंजीनियरिंग प्रोग्राम के अंदर इनरोल्ड हैं, मतलब आप अपनी डिग्री को कंप्लीट कर लें, तो फिर आप रिज़र्व सीट्स के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। हाँ, आप स्कॉलरशिप को ले सकते हैं। अगर आप ये टेस्ट देते हैं और अगर आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है तो वो स्कॉलरशिप मिल जाएगी, लेकिन वो रिज़र्व सीट के ऊपर आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। मतलब आप ये नहीं कर सकते कि अपनी सीट को स्विच कर लें। नेक्स्ट पॉइंट आपके पास आता है कि जो बैचलर प्रोग्राम्स हैं, ठीक है, जो ऑलरेडी स्टूडेंट अगर इनरोल्ड हैं इन मेडिकल और इंजीनियरिंग के अलावा, वो भी इस स्कॉलरशिप को अवेल कर सकते हैं। मतलब ये नहीं है कि सिर्फ मेडिकल और इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स, अगर इसके अलावा किसी और बैचलर प्रोग्राम के अंदर हो, किसी कॉमर्स के प्रोग्राम के अंदर हो, तब भी आप इस स्कॉलरशिप को अवेल कर सकते हो। मीन्स ऑलरेडी जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं और जो न्यू स्टूडेंट हैं, दोनों के लिए ये अपॉर्चुनिटी है। बाकी डिटेल्स जैसे पहले मैंने वेबसाइट मेंशन की, उधर मेंशन है, लेकिन वो डिटेल्स भी यही हैं जो कि मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। इससे ज़्यादा डिटेल वहाँ पर भी उन्होंने ऐड नहीं की हुई। फिर आगे आपके पास आता है कि ऑल एप्लीकेंट्स मस्ट हैव द CNIC, और अगर CNIC नहीं है तो जुवेनाइल कार्ड जो आपके पास होगा वो होना चाहिए। एंड इफ़ द एप्लीकेंट इज़ अंडर 18, और अगर आपकी एज अंडर 18 है तो फिर याद रखिएगा कि आपके पास वेरीफाइड नादरा से ये कार्ड, जुवेनाइल कार्ड होना चाहिए। और ऑब्वियसली इंशाल्लाह जब आप इसको अप्लाई कर रहे होंगे और आगे जब आप स्कॉलरशिप मिल रही होगी तो आपके पास CNIC भी तब तक होगा। फिर जब आपका ये टेस्ट होगा HEC का, उस टाइम के ऊपर आपको अपना जो CNIC है, जो जुवेनाइल कार्ड है, वो प्रेजेंट करना होगा। इसके अलावा कोई डॉक्यूमेंट वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और फिर लास्ट पॉइंट यही है कि अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट और या कोई ऐसी एप्लीकेशन है जो मिसलीडिंग है, उसमें कोई गड़बड़ है, कोई अगर आपने गलत इन्फॉर्मेशन दी हुई है, तो सिंपली आपकी जो एप्लीकेशन है वो टर्मिनेट हो जाएगी। मतलब आप स्कॉलरशिप को अवेल नहीं कर सकते। अब जो उसकी डेडलाइन है वो 20 अक्टूबर है। जैसे मैंने स्टार्ट में कहा था कि अगर अप्लाई नहीं किया तो आप अभी भी अप्लाई कर सकते हो। तो 20 अक्टूबर इसकी डेडलाइन है अप्लाई करने की, और जो टेस्ट इसका है वो 16 नवंबर। तो अगर आप लोग एमडी कैट का भी आपने टेस्ट देना है तो ये उसके बाद है। 26 को एमडी कैट का टेस्ट है, तो उसके बाद आपके पास एक टाइम है एटलीस्ट, अगर आप देखो तो 20 डेज़, और 20 डेज़ के बाद फिर ये टेस्ट होगा। और ऑब्वियसली इसमें सिलेबस में थोड़ी चेंजेस हैं, तो आपको तैयारी करनी पड़ेगी। सिर्फ एमडी कैट की तैयारी की बेस के ऊपर आप इस टेस्ट को नहीं दे सकते। हाँ, वो आपको हेल्प ज़रूर करेगा, मेजर पोर्शन आपका उससे कवर हो चुका होगा, लेकिन कुछ चीज़ें और भी हैं जो कि आपको प्रिपेयर करनी होंगी, तब जाकर आप इसके लिए अच्छी तरह से प्रिपेयर होगे, और फिर इंशाल्लाह आप लोग स्कॉलरशिप को भी अवेल कर सकते हैं। और ये डेट टेंटेटिव है। ऑब्वियसली जब आप अप्लाई करेंगे आपको जो रोल नंबर स्लिप इशू होगी उसमें जो एग्जैक्ट डेट है वो आपसे शेयर कर दी जाएगी। बाकी अगर आपको कोई असिस्टेंस रिक्वायर्ड है, कोई क्वेश्चन है, तो ये उन्होंने 2 नंबर दिए हैं, एक कोयटा का और एक पेशावर HEC सेंटर का। ये नंबर्स पे आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हो अगर इसके अलावा कोई क्वेश्चन आपके माइंड में है। अब आ जाते हैं सब्जेक्ट्स और उनकी वेटेज की तरफ। अगर आपका प्रोग्राम प्री इंजीनियरिंग का है, मतलब आप किसी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के अंदर स्कॉलरशिप को अवेल करना चाह रहे हैं, तो आपके पास ये 5 सब्जेक्ट्स हैं जिनका टेस्ट होगा। वर्बल रीजनिंग, इसकी बात मैं करूँगा कि वर्बल रीजनिंग में क्या आता है, मेनली माइंड में रखेंगे ये इंग्लिश है। उसके बाद आपके पास क्वान्टिटेटिव रीजनिंग, ये मैथ है। और फिर उसके अलावा जो सब्जेक्ट्स हैं, अब ये मैथ कौन सा है, ये वो मैथ नहीं है जो कि आप FSC में पढ़ते हो, ये एडवांस मैथ नहीं है। एडवांस मैथ के अलावा कुछ टॉपिक्स हैं जिसमें इंक्लूडेड है, वो भी मेंशन यहाँ करूँगा। इसके अलावा आपके जो सब्जेक्ट्स हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, और जो नंबर ऑफ MCQs हैं टोटल 100 है। 26 वर्बल रीजनिंग के, क्वान्टिटेटिव के 32, ये हर एक में है 26 और 32। चाहे आप मेडिकल में अप्लाई करो, इंजीनियरिंग में करो, कंप्यूटर साइंस में करो, ह्यूमैनिटीज़ में करो या जनरल साइंस में करो, आपके पास वर्बल रीजनिंग और क्वान्टिटेटिव रीजनिंग हर एक में है। ये 3 वो सब्जेक्ट्स हैं जो चेंज होने हैं। जैसे आगे जब प्री मेडिकल की बात करेंगे तो मैथ की जगह बायो आ जाएगा, कंप्यूटर साइंस में केमिस्ट्री की जगह
कंप्यूटर साइंस आ जाएगा, और इनके जो मार्क्स हैं वो 14 मतलब 14 मार्क्स हैं, और इसके अलावा आपके पास 14 MCQs हैं। अब जो वर्बल रीजनिंग और क्वांटिटेटिव रीजनिंग, उसमें क्या टॉपिक्स हैं? वर्बल रीजनिंग, जैसे मैंने पहले मेंशन किया कि ये ना सोचिएगा क्योंकि नया कोई सब्जेक्ट आपके पास है, ये आपका इंग्लिश ही है जो आप MD कैट में भी कवर कर रहे हो, लेकिन जो टॉपिक्स इसमें हैं, एनालजी है, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स हैं, सेंटेंस कंप्लीशन और कॉम्प्रीहेंशन है। अब कुछ चीज़ें आप लोग MD कैट में कवर करते हो, लेकिन कुछ चीज़ें आपको इसके लिए सेपरेटली कवर करनी पड़ेंगी। फिर दूसरा जो क्वांटिटेटिव रीजनिंग है, जिसको मैंने मेंशन किया कि ये बेसिक मैथ है, इसमें बेसिक अरिथमेटिक, अलजेब्रा एंड फंक्शंस, ज्योमेट्री, इक्वेशंस, स्टैटिस्टिक्स और बेसिक जो आपके पास स्नैरियो या मेंटल मैथ के क्वेश्चंस होते हैं, प्रॉफिट लॉस, इस तरह के क्वेश्चन वो इसमें शामिल होते हैं। जब आप आगा खान की तैयारी करते हो तो आगा खान के लिए मैथ रीजनिंग का पोर्शन कवर करते हो, अगर आपने उस पोर्शन को कवर किया हुआ है तो ये वही चीज़ है। तो ये वर्बल रीजनिंग और क्वांटिटेटिव रीजनिंग है जो कि इम्पॉर्टेंट है, और यही आपके MD कैट से डिफरेंट है अगर आप MD कैट की तैयारी कर रहे हो। लेकिन इंजीनियरिंग में ऑब्वियसली जो मैथ आप लोग कवर करते हो, एडवांस मैथ, उससे आपको ये क्वांटिटेटिव जो रीजनिंग है, ये क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प मिलती है। अगर मैं प्री इंजीनियरिंग के बाद प्री मेडिकल पे जाता हूँ, तो प्री मेडिकल में जैसे मैंने कहा कि वर्बल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, ये हर एक में है। इसके अलावा जो चेंज है फिजिक्स की, सिर्फ केमिस्ट्री के अलावा वो मैथ की जगह आपके पास बायो है, और इसमें जो सिलेबस आपका है वो 100% है। मतलब आपने FSC में जो फिज़िक्स केमिस्ट्री को कवर किया, आपका 100% वो सिलेबस होगा। इसमें ये नहीं है कि कुछ टॉपिक्स आपने करने हैं, कुछ छोड़ देने हैं। जैसे MD कैट के अंदर आप देखते हो कि आपके पास सिलेक्टेड यूनिट्स हैं हर एक सब्जेक्ट के अंदर, यहाँ वो नहीं है। यहाँ पर आप 100% अपने FSC के सिलेबस को कवर करोगे। फिर अगर हम बात करते हैं आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज़ के अंदर, अगर आप ऐसे किसी प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हो, अगेन वर्बल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव रीजनिंग है, बाकी जो है इस्लामियात, पाकिस्तान स्टडीज़ और जनरल नॉलेज होगा। नेक्स्ट, अगर आप कंप्यूटर साइंस के किसी प्रोग्राम में एडमिशन ले चाहते हो, वर्बल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव रीजनिंग और केमिस्ट्री जो था आपके पास प्री इंजीनियरिंग में, उसकी जगह यहाँ कंप्यूटर साइंस आ जाएगा। और इसके अलावा अगर आप लोग जनरल साइंस में लेना चाह रहे हैं तो फिर आपके पास वर्बल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, मैथ, स्टैट्स और इकोनॉमिक्स। और एट द एंड अगर आप किसी कॉमर्स के प्रोग्राम के अंदर है तो फिर आपके पास वर्बल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, अकाउंटिंग, कॉमर्स और इकोनॉमिक्स। तो ये हर एक प्रोग्राम से रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं कि जो आप टेस्ट देंगे, उस टेस्ट के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट के क्वेश्चंस होंगे, और ऑब्वियसली जो आपको आगे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है वो इसी प्रोग्राम से लिंक्ड होगा। जैसे अगर आपने प्री इंजीनियरिंग की है तो फिर आप लोग ऑब्वियसली आगे प्री इंजीनियरिंग के किसी प्रोग्राम में, जैसे आपके पास कोई इंजीनियरिंग का प्रोग्राम है, BS मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, केमिकल, आप उसको टारगेट कर रहे हो। इस तरह कॉमर्स से रिलेटेड है तो कॉमर्स से रिलेटेड आप टारगेट कर रहे होगे, तो आपको ये टेस्ट अटैम्प्ट करना होगा। और जैसे पहले मेंशन किया कि 50% आपके पास मार्क्स जो हैं वो रिक्वायर्ड हैं इस टेस्ट के अंदर, और 60% ऑब्वियसली आपके कम से कम FSC के होने चाहिए, अदरवाइज़ आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये एक ओवरऑल मैंने आपको बता दिया कि जो ये HEC का टेस्ट है फॉर बलोचिस्तान एंड फाटा, ये आपके पास बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप स्कॉलरशिप के थ्रू अब आपकी फ़ी जो है वो 100% वेव हो जाएगी, और आप बआसानी अपना जो प्रोग्राम है, वो कोई भी प्रोग्राम हो मेडिकल इंजीनियरिंग का, उसको आप कंप्लीट कर सकते हो। लेकिन ज़रूरी है तैयारी। अब तैयारी के लिए ख़ुद भी आप तैयारी कर सकते हैं, और अगर आप फिजिक्स इन सेकंड्स के प्लेटफॉर्म से इस टेस्ट की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर, जो उसका मेंशन यहाँ कर देता हूँ, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वो आपको कोर्स के बारे में बता देंगे कि कौन सा कोर्स है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, और ख़ास तौर पर जो आपके पास वर्बल रीजनिंग है और इसके अलावा क्वांटिटेटिव रीजनिंग, उन दोनों के कोर्सेस आपको मिल जाएंगे और आप उसके थ्रू तैयारी कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुई होगी, और आप इंशाल्लाह इस स्कॉलरशिप को ज़रूर अवेल करेंगे, और इंशाल्लाह इससे आपको आगे जो आपका अंडर ग्रेजुएट का सफ़र है वो इंशाल्लाह आसान हो जाएगा। तो मैं हूँ आपका फिज़िक्स का उस्ताद मुदस्सिर ज़िया। मुझे और मेरी सारी टीम को अपनी दुआ में याद रखिएगा। हर एंट्री टेस्ट की प्रेप के लिए फिजिक्स इन सेकंड्स।